पुतिन के सामने एक समस्या है। मुझे लगता है कि हम इस चैनल पर यह बात अक्सर कहते हैं और आमतौर पर इसका कारण यूक्रेन द्वारा रूस के नेता को बेनकाब करना होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पुतिन की नई समस्या यूक्रेन सीमा से दूर है, लेकिन इसका असर रूस और उनकी विरासत पर भी उतना ही बड़ा हो सकता है। चेचन्या में कुछ बड़ा होने वाला है जिसे रूस के नेता नहीं बदल सकते। पुतिन का अगला युद्ध शुरू होने वाला है। ये किसी नाटो देश के खिलाफ युद्ध नहीं होगा और न ही यूक्रेन में रूस जो कर रहा है उसका विस्तार होगा। रूस के अंदर से अगला दुश्मन आ सकता है जो पुतिन का अंत कर सकता है, और सब कुछ एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमता है, रमजान कादिरोव। 2007 से कादिरोव रूस के चेचन्या गणराज्य के राष्ट्रपति या कहे निर्दयी तानाशाह है। उनके शासन में चेचन्या ने स्वतंत्रता के लिए कई बार लड़ाई की, फिर भी वह रूसी प्रभाव में रहा। कादिरोव किसी भी तरह से हालात को शांत करने वाले नहीं हैं। वह क्रूर व्यक्ति है जिन्होंने शरीयत कानून लागू किया और चेचन्या में रूस से आज़ादी चाहने वालों को सख्ती से दबाया। इसी कारण पुतिन कादिरोव को अहम मानते हैं। वह ऐसा निर्दयी गुर्गा है जो यह सुनिश्चित करता है कि रूस का प्रभाव सिर्फ चेचन्या में ही नहीं पूरे काकेशस क्षेत्र में बना रहे। लेकिन कादिरोव मर रहे हैं। कम से कम यही अफवाह 2026 की शुरुआत में फैलनी शुरू हुई थी। जनवरी में मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि रूसी और यूक्रेनी मीडिया ने कयास लगाए कि कादिरोव किडनी फेल होने से जूझ रहे हैं, जो शायद जानलेवा हो। बेशक उस समय यह सिर्फ अफवाहें थी, लेकिन अब यह हकीकत जैसी लगने लगी है, जिनका सामना पुतिन को जल्द ही करना पड़ेगा। हाल के महीनों में कादिरोव ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे लगता है कि वह उत्तराधिकारी की जगह या अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, जहां कबीलाई युद्ध हमेशा संभव है। कादिरोव के बच्चे जो अभी युवा हैं और जिनका सरकारी अनुभव बहुत कम है, उन्हें अहम सरकारी पदों पर बैठाया जा रहा है। ये शायद भाई भतीजावाद है, लेकिन साथ ही ये एक अजीब कदम भी है जिसे एक तानाशाह उठा रहा है जो खुद भी काफ़ी युवा है। अजीब बात यह है कि कादिरोव के कई बच्चे चेचन्या के अधिकारियों से शादीशुदा है। अगर आप इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप जानते हैं कि विश्व नेताओं के बच्चों के बीच विवाह अक्सर गठबंधन बनाने और खुद को हमले से बचाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चेचन्या का कबीलाई समाज भी आमतौर पर ऐसा ही करता है। तो कादिरोव के बच्चों की शादियां ठीक वैसे ही जैसे उन्हें महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर पदोन्नत किया जा रहा है। ये सब संकेत हैं कि कादिरोव बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिवार को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करें जिसमें वह खुद मौजूद नहीं होंगे। ये आदमी ऐसे कदम उठा रहा है जो दिखाते हैं कि वह जल्द मरने वाला है, जिससे पुतिन के लिए बड़ी समस्या हो रही है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक आसन्न उत्तराधिकार संकट है जो लगता है कि चेचन्या को अपनी चपेट में लेने वाला है। पुतिन लंबे समय से कादिरोव की स्थिरता और चेचन्या के कबीले को नियंत्रित करने की क्षमता पर निर्भर रहे हैं। ऐसे में उत्तराधिकार संकट काकेशस में रूस की स्थिति के लिए विनाशकारी है। फॉरेन पॉलिसी के 4 जून के लेख के अनुसार चेचन्या का अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार से कहीं ज्यादा अराजकता पैदा करने का इतिहास रहा है, और उस अराजकता का अधिकांश हिस्सा देश के कई लोगों की रूस से स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा पर केंद्रित रहा है। अगर कादिरोव सच में 49 की कम उम्र में मरने वाले हैं तो इसका मतलब चेचन्या अराजकता में डूबने की कगार पर है। आखिरकार जब दबंग शासक गायब होता है तो रूस से लड़ने वाले कबीलों को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं रहता। इस समय पुतिन सोच रहे हैं कि रमजान कादिरोव के बाद अगला कौन होगा। चेचन्या के नेता अपने 18 साल के बेटे आदम को यह भूमिका देने की तैयारी में हैं। रूस के लिए कुछ मामलों में यह एक आदर्श समाधान होगा। यह पुतिन को नए शासक के लिए एक सलाहकार, लगभग एक राजा के राजप्रतिनिधि की तरह प्रदान करने की अनुमति दे सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि रूस का प्रभाव चेचन्या में बना रहे। लेकिन यह आदर्श स्थिति भी समस्याओं से भरी है। आदम कादिरोव बहुत जवान है, इसीलिए सबसे पहले राजप्रतिनिधि का सवाल उठता है। जवानी कादिरोव के बेटे को खुद कादिरोव से बड़ा निशाना बना देती है। आदम को कमजोर माना जा सकता है, एक ऐसे बच्चे के रूप में जो मर्दों का काम कर रहा है और जिसे दूसरे कबीले, खासकर कादिरोव के विरोधियों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है, जिन्हें निर्वासन में भेज दिया गया है। कादिरोव के और भी बच्चे हैं जिन्हें वह अपनी मौत से पहले नए नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। अखमत आदम से 1 साल से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, झुंड का बुद्धिजीवी है दर्शकों के अनुसार।
लेकिन उसमें करिश्मा नहीं है और उसके पिता भी उसे उत्तराधिकारी नहीं मानते। ज़ेलिम खान में पिता जैसी खून की प्यास है, मगर वो इतना जंगली है कि उसे संयुक्त अरब अमीरात निर्वासित कर दिया गया, इसलिए वो दौड़ में नहीं है। अब आदम बचता है, एक ऐसे नेता का कमजोर उत्तराधिकारी जिसकी सेहत गिरती दिख रही है और जिसे उस शख्स की भूमिका में धकेला जा रहा है जिस पर पुतिन को चेचनिया में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए निर्भर रहना होगा। असलियत ये है कि बड़े कादिरों की मौत चेचनिया में अराजकता लाएगी। चाहे बेटों में से किसी एक को ऊपर भी बैठा दिया जाए, पुतिन उस लोहे की पकड़ पर भरोसा नहीं कर सकते जिसने रूस को लगभग 2 दशकों तक सबसे विद्रोही गणराज्यों में से एक पर नियंत्रण बनाए रखने दिया। एक संघर्ष आने वाला है। समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें रूस के संदर्भ में चेचनिया के हालिया इतिहास को गहराई से देखना होगा। हम आपको 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में ले चलते हैं। क्या आपको वह स्वतंत्रता की चाह याद है जिसका हमने जिक्र किया था, जो आज भी चेचनिया के कई कबीलों में पूरी तरह जीवित है? 20वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता की चाह चरम पर थी, जब चेचनिया ने रूस से 2 युद्ध लड़े जिससे देश पर गहरे घाव पड़े। पुतिन के लिए ये युद्ध अवसर थे, खास तौर पर दूसरे में उन्होंने बेरहमी से चेचनिया पर कब्जा किया क्योंकि वे रमजान के पिता अखमद को साथ ले सके। दोनों युद्धों के अंत तक 1,60,000 लोगों का खून बह चुका था, जिनमें से लगभग 40,000 चेचन लड़ाके और आम नागरिक थे। बाकी विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि थे, जैसा कि जेम्सटाउन फाउंडेशन बताता है। अधिकांश रूसी थे, लेकिन यह बात पुतिन के लिए मायने नहीं रखती थी। उनके लिए सबसे जरूरी था कि चेचनिया उनके नियंत्रण में रहे, और लगभग 2 दशकों से ऐसा ही है। इसका मतलब है कि पुतिन चेचन दमन से सत्ता में आए। ये सिर्फ चेचन समाज के लिए अहम नहीं, जिसने 2 दशक तक रूस की क्रूरता और प्रभाव झेला, जिसे देश के मरणासन्न नेता ने बढ़ाया। यह पुतिन के लिए भी जरूरी था। वो चेचनिया में अपनी करतूतों, जिन्हें कुछ लोग युद्ध अपराध कहेंगे, का इस्तेमाल मजबूत नेता की छवि बनाने के लिए कर सकते थे। पुतिन ने चेचन समस्या का समाधान किया। वह रूस के सामने आने वाली किसी भी अन्य समस्या का समाधान कर सकते थे। सिर्फ पुतिन ने यह नहीं सोचा था कि एक ऐसा शासक जिसे उनसे ज्यादा जीना चाहिए था, वो बहुत जल्दी अपनी मौत के बिस्तर पर पहुंच जाएगा। अगर कादिरों की मौत होती है तो बड़े पैमाने के प्रदर्शनों, नए सिरे से विद्रोह और पुतिन के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी की संभावना रहेगी। इस पर काबू पाने को फिर युद्ध करना होगा। लेकिन यही वो जगह है जहां यूक्रेन युद्ध एक बड़ा कारक बन जाता है। चेचनिया ने उस युद्ध में दिलचस्प भूमिका निभाई। एक तरफ कादिरों के प्रति वफादार लोग पूरे संघर्ष के दौरान रूस की तरफ से लड़े हैं, लेकिन कई ऐसे चेचन भी हैं जिन्होंने यूक्रेन के लिए हथियार उठाए हैं। GIS रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के लिए लड़ने वाले लोग उसकी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। हालांकि वे यह भी सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि रूस कैसे लड़ता है और समझना चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी रक्षा के लिए क्या करता है। यूक्रेन ने कुछ चेचेन लोगों में अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई की तैयारी के लिए सीखने की इस इच्छा को चतुराई से प्रोत्साहित किया है। 2022 में यूक्रेन ने आधिकारिक रूप से चेचनिया की रूस से स्वतंत्रता को मान्यता दी, जो पुतिन के लिए एक चुनौती भी थी और चेचनिया में किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए संकेत भी था जो लड़ना चाहता है कि यूक्रेन उनके मकसद का समर्थन करेगा। उस स्वतंत्रता की लड़ाई का मौका अब तक नहीं आया था। पुतिन ने दशकों से चेचनिया में स्वतंत्रता की चाह को दबाने के लिए एक शख्स और उसकी कठोर हुकूमत पर भरोसा किया है। अब वह व्यक्ति मौत के करीब है, सत्ता में खालीपन है और कादिरों जिन लोगों को अपनी जगह देखना चाहेंगे, वे पुतिन के लिए आसान बदलाव की गारंटी नहीं दे सकते। एक लड़ाई आने वाली है जिसके लिए रूस यूक्रेन में वर्षों की जंग के बाद भी तैयार नहीं है। ये पुतिन की समस्याओं की शुरुआत है। इस समय चेचनिया में जो हो रहा है वह काकेशस क्षेत्रों और रूसी गणराज्यों में अन्य चुनौतियों के साथ मिलकर यह दिखा रहा है कि पुतिन के हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं और हम ऐसे वीडियो बनाते हैं ताकि दिखा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। हम हर दिन नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। अब रूस को चेचनिया की इतनी परवाह क्यों है? आखिरकार ये देश कोई बड़ी ताकत नहीं है। इसकी आबादी लगभग 15 लाख है और इसका क्षेत्रफल सिर्फ 17,300 वर्ग किलोमीटर है। चेचनिया एक राष्ट्र से ज्यादा किसी बड़े शहर जैसा लगता है। चेचनिया छोटी होने के बावजूद कई वजहों से रूस के लिए बहुत अहम है।
पहले, चेचन्या का स्थान। ये कॉकस पर्वतों के उत्तर में स्थित है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी इन पर्वतों के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करता है वो पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आने जाने का रास्ता भी नियंत्रित करता है। तुर्की और ईरान जैसे देशों तक इसी पर्वत श्रृंखला के जरिए पहुंचा जाता है और यह रूस के लिए एक बफर जोन के रूप में भी काम करता था। रूस को यहां से हमले का खतरा नहीं, लेकिन पैरानॉइड पुतिन के लिए ये मायने नहीं रखता। वह कॉकस पर्वतों पर नियंत्रण इसलिए चाहता है ताकि किसी हमले का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रह सके। नियंत्रण बनाए रखना उसकी खुद को रूस का महान रक्षक बताने वाली कहानी को और मजबूत करता है। चेचन्या रूस को बफर जोन का नियंत्रण देती है, जो मातृभूमि की रक्षा करता है। कादिरोव के मृत्युशैया पर होने की खबरों से रूस का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है और हालात बिगड़ रहे हैं। इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में आर्मेनिया है, जिसे रूस भी नियंत्रित करना चाहता है। आर्मेनिया ने जून में रूसीकरण से बाहर निकलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। चुनाव में प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान को करीब 50% वोट मिले और उन्होंने आर्मेनिया की सत्ता संभाली। पशिन्यान ने रूसी समर्थित विपक्ष और दुष्प्रचार को हराकर जीत हासिल की और अब यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए प्रयास करेगा और पश्चिम के साथ संबंध और गहरे करेगा। इसका अर्थ है कि रूस का काकेशस पर्वत के दोनों ओर नियंत्रण दशकों में पहले बार ऐसे खतरे में है जैसा पहले नहीं देखा। आर्मेनिया में बदलाव कई वर्षों में धीरे धीरे हुआ। चेचन्या में संकट एक व्यक्ति की मृत्यु से विस्फोटक रूप लेगा, लेकिन दोनों ही मामलों में हम रूसी प्रभाव को कम होते हुए देख रहे हैं। पुतिन ने आर्मेनिया को रूस समर्थक प्रधानमंत्री चुनने पर मजबूर करने की पूरी कोशिश की। रूस ने पाशिन्यान के खिलाफ झूठा प्रचार किया। पुतिन ने 1 अप्रैल की बैठक में पाशिन्यान से कई मांगे की और चुनाव से पहले रूस ने व्यापार प्रतिबंधों की धमकी दी। रूसी प्रवक्ताओं ने कहा नो रिटर्न की सीमा पार हो गई और आर्मेनिया ने पीछे नहीं देखा और अंत में पुतिन ने देखा कि उनकी चालें बेकार थी। पश्चिम ने आर्मेनिया में जीत पाई और कॉकस पर पकड़ कमजोर हो गई। अब जब चेचन्या संकट मंडरा रहा है तो वह ढीली पकड़ पूरी तरह से टूट सकती है। आंतरिक संघर्ष और रूस की कादिरोव द्वारा नियुक्त नेता के पक्ष में अधीन करने में असमर्थता के कारण, क्योंकि उसने यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। ये एक और दिलचस्प बिंदु है। चेचन्या रूस का गणराज्य है, कुछ हद तक स्वायत्त है, लेकिन पुतिन के नियंत्रण में और रूस के कानूनों के अधीन है। ये कोई असामान्य व्यवस्था नहीं है। वास्तव में रूस के पास 21 गणराज्य है, हालांकि वो अवैध रूप से कब्जा किए गए क्रीमिया को शामिल करके 22 का दावा करता है। कल्पना कीजिए, कादिरोव की मृत्यु के बाद उनका अनुभवहीन बेटा उत्तराधिकारी बनता है और असफल रहता है। रूस की कोशिशों के बावजूद एक नया चेचन कबीला सत्ता में आकर स्वतंत्रता संघर्ष दोबारा शुरू करता है, जिससे पुतिन के शुरुआती राजनीतिक करियर पर असर पड़ता है। इस बार यूक्रेन युद्ध से रूस थका है। रूस ने 13,90,000 से ज्यादा सैनिक गंवाए हैं। यूक्रेन में 12,000 टैंक और इससे दुगुने से भी ज्यादा बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए हैं। रूस के पास चेचन विद्रोहियों से लड़ने के लिए बड़ी सेना है, लेकिन जो सैनिक गणराज्य भेजे जाते हैं वे यूक्रेन नहीं जा सकते। पुतिन को प्राथमिकता तय करनी होगी और यूक्रेन उनकी मुख्य प्राथमिकता बना रहेगा। पुतिन चेचन दबाव नहीं रोक सकते। चेचन्या सफल होकर स्वतंत्र हो जाता है। इसका रूस के अन्य गणराज्यों पर क्या असर पड़ेगा? कुछ के लिए यह दिखाता है कि स्वतंत्रता संभव है। इसका मतलब ये नहीं कि रूस के 21 गणराज्यों में सभी चेचन्या का अनुसरण करेंगे, पर कुछ में सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन है। वे रूस से अलग होने वाले अगले संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय गणराज्यों की आत्मनिर्णय पर राष्ट्रीय ऑनलाइन जनमत संग्रह नामक एक दिलचस्प पोल के ऑनलाइन मतदान के नतीजे प्रकाशित किए गए थे। ये पोल रूस के 5 गणराज्यों में हुए और सभी में स्वतंत्रता की चाह दिखाई दी। कुबान वह गणराज्य था जो रूस से सबसे अधिक जुड़ा था, जहां स्वतंत्रता के पक्ष में सिर्फ 55.7% मतदान हुआ। ये बहुमत था, पर ज्यादा नहीं। साइबेरिया में 63.9% लोगों ने अपने गणराज्य की स्वतंत्रता चाही। इंग्रिया में ये 66.2% था। उरल्स में 68.2% लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया और रूस के कलिनिनग्राद एक्सक्लेव में
72.1% लोगों ने कहा कि वे रूस से छुटकारा पाना चाहते हैं। बेशक यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सर्वेक्षण कुछ हद तक अनौपचारिक था और यह स्पष्ट नहीं है कि जिन्होंने मतदान नहीं किया वे रूस को चुनते या नहीं। फिर भी इन सभी नतीजों से यह संकेत मिलता है कि इन रूसी गणराज्यों में बड़ी संख्या में लोग हैं जो संप्रभुता की इच्छा रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चेचन्या में है। अगर कादिरोव की मौत हो जाती है और रूस इस महत्वपूर्ण गणराज्य को अपने नियंत्रण में रखने में असफल रहता है, खासकर अगर यह असफलता पुतिन के यूक्रेन युद्ध के कारण आई सैन्य कमजोरी की वजह से होती है, तो यह एक संकेत हो सकता है। अन्य गणराज्य भी इसका अनुसरण करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें उन रिपोर्टों से हौसला मिलेगा जिनमें कहा गया है कि रूस के रक्षा मंत्रालय का उत्पादन एक ठहराव पर पहुंच गया है। कुछ सर्वेक्षण जैसे 19 जून को प्रावदा द्वारा रिपोर्ट किया गया दिखाते हैं कि 60% से ज्यादा रूसी यूक्रेन युद्ध से थक चुके हैं। बाकी युद्धों की बात अलग है जिन्हें पुतिन शुरू करना चाहे। पुतिन युद्ध शुरू कर सकते हैं, चेचन्या में सैनिक भेजकर और खून खराबा बढ़ा सकते हैं, साथ ही कादिरोव के उत्तराधिकारी को सत्ता में बने रहने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो वह सिर्फ और ज्यादा गुस्सा और नाराजगी ही पैदा करेंगे। यह बात बाकी 5 गणराज्यों पर भी लागू होती है। कोई रूस के सामने सैन्य रूप से टिक नहीं सकता, पर असली मुद्दा यह नहीं है। अगर चेचन्या की कोशिश से प्रेरित होकर मान लीजिए ऐसा होता है तो वे सभी खड़े हो सकते हैं और भले ही उन्हें दबा दिया जाए, ये संदेश पूरी दुनिया में और खुद रूस के अंदर भी फैल जाएगा। पुतिन नियंत्रण खो रहे हैं। रूसी क्षेत्र में हर स्वतंत्रता की कोशिश यूक्रेन युद्ध से ध्यान भटकाती है, जो पहले ही बुरी स्थिति में है। एक सैन्य अभियान जो कुछ दिनों का था अब 5वें साल में है, इसलिए कई रूसी युद्ध से थक गए हैं। उस अंतहीन संघर्ष के ऊपर और युद्ध जोड़ना पुतिन के शासन के लिए तबाही का कारण बन सकता है। छाया में छिपे दुश्मन और पुतिन को हटाने का मौका तलाश रहे लोग झपट सकते हैं। 73 साल के एक व्यक्ति का ध्यान बहुत भटकेगा, जिससे कुछ बातें उसकी नजर से छूट सकती है। चेचन्या की घटनाएं पुतिन के पतन की शुरुआत हो सकती है। ये पुतिन की असली ताकत की सीमाएं भी दिखाएगा। फिर भी सब कुछ कादिरोव की मौत और संभावित उत्तराधिकार संकट पर निर्भर करता है, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है और एक और चेचन युद्ध छिड़ता है जिससे रूस चेचन्या से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है, ये हमें इन सब चीजों को एक और नजरिए से देखने की अनुमति देता है। पुतिन पर इसका प्रभाव और वह विरासत जो वह पीछे छोड़ना चाहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पुतिन उस विरासत को लेकर बेहद चिंतित हैं जो वो पीछे छोड़ने वाले हैं। वह चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो उन्हें रूस के महान नेताओं में गिना जाए। इसी वजह से अपने शासन के शुरुआती दौर में उन्होंने चेचन्या पर नियंत्रण पाने के लिए इतनी कठोरता दिखाई थी। विरासत की यही प्यास यूक्रेन युद्ध के पूरे घटनाक्रम के प्रमुख प्रेरकों में से एक है। शायद व्लादिमीर पुतिन का मुख्य लक्ष्य रूस को फिर से एक प्रमुख भू राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके उसे उसी रूप में छोड़ जाना है, ताकि इसका सारा श्रेय उन्हें मिले। अगर उत्तराधिकार संकट में चेचन्या व्लादिमीर पुतिन के नियंत्रण से बाहर हो गई तो यही उनकी अंतिम विरासत होगी। जिसने चेचन गणराज्य पर कब्जा किया उसने अपनी अक्षमता से 2 दिन बाद खो दिया, जैसे यूक्रेन पर कब्जा करने में असफल रहा और अन्य उपेक्षित गणराज्यों के लिए अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाने की जमीन तैयार कर दी। व्लादिमीर पुतिन को रूस की काकेशस पर्वतों तक पहुंच खोने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। उनके राष्ट्रपति पद के शुरुआती कार्य महत्वहीन हो जाएंगे। जमीन में सड़ने के बाद रूस और दुनिया उन्हें कमजोर, नाकाम नेता मानेगी। पुतिन का सबसे बड़ा डर यही है, इसलिए वह चेचन्या पर रूस की पकड़ बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन यूक्रेन युद्ध में उलझे देश में उनका कुछ भी करना ज्यादा मायने नहीं रखता। पुतिन के पास चेचन्या के लिए प्लान भी नहीं है। रमजान कादिरोव को पुतिन से लंबा जीना था ताकि रूसी नेता की विरासत सुरक्षित रहे। जैसे हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन में एक चेचन निर्वासित सरकार है। उस सरकार ने 2000 में दूसरे चेचन युद्ध के दौरान चेचन्या की हार के बाद से निर्वासन में काम किया है और दावा किया है कि उसकी 14 यूरोपीय देशों में 29 शाखाएं हैं। क्या यह सबसे अच्छा काव्यात्मक न्याय नहीं होगा कि पुतिन चेचन्या उसी सरकार के हाथों गवा दे जिसे उन्होंने 25 साल पहले हटाया था
और वह सरकार यूक्रेन के समर्थन से फिर से सत्ता में आ जाए, जबकि यूक्रेन वह अगला देश है जिस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। ये एक संभावित भविष्य है जिसका सामना पुतिन को करना पड़ सकता है, और अगर कादिरोव की मौत हो जाती है तो उन्हें उस भविष्य का सामना जल्दी ही करना पड़ सकता है। अब पुतिन को बस यही उम्मीद है कि चेचनिया संकट खुद सुलझ जाए। रूस के नेता क्रीमिया पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में भी उसी स्थिति में है, लेकिन यह सफल नहीं हो रहा। क्रीमिया पुतिन के लिए खत्म होने की कगार पर है, यूक्रेन की शानदार रणनीति के कारण। हमारे वीडियो में उस तथाकथित रूसी गणराज्य के बारे में जानें जो रूसीकरण से बाहर निकलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप द मिलिट्री शो और रूस की विफलताओं की कवरेज से जुड़े रहें। धन्यवाद।